प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज्यादा तेज न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां रास्ता धीरे धीरे खेतों में घुल जाता है, वहीं एक आदमी रहता था, अगनपाल। लंबा सूखा शरीर, फटा हुआ कुर्ता, धूल में पुते बाल और आंखों में ऐसी थकान जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी कभी चैन से सोई ही न हो। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात थी, वो दिन में इंसानों जैसा दिखता था और रात में खेतों का पहरेदार बन जाता था। नंगे पांव, हर मौसम में, हर रात, बिना एक भी रात छोड़े। गांव वाले उसे मजाक में अगनपा कहते ये आदमी नहीं, भटकती आंधी है। नंगे पांव खेतों में घूमता है जैसे मिट्टी उसकी नसों में दौड़ती हो। इसके पैरों में आग है, तभी तो जूते भी इसे नहीं मानते। पर मजाक के पीछे थोड़ा डर भी था। लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। किसी को पता नहीं था क्यों वो हर रात खेतों का चक्कर लगाता है। शाम ढलते ही गांव में चूल्हे जलने लगते थे। औरतें बर्तन समेटती, बच्चों को अंदर बुलाती, आ जाओ, रात लग रही है। दरवाजे बंद होने लगते, कुत्ते अपने खूंटों के पास लेट जाते। गांव अचानक शांत हो जाता। पर उसी समय अगनपाल का वक्त शुरू होता था। वो अपनी झोपड़ी के बाहर आता, मुंह पर हाथ फेरकर कुछ बुदबुदाता और बिना किसी को देखे खेतों की तरफ बढ़ जाता। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं, न कोई जल्दी, बस जैसे कोई उसे खींच रहा हो, मिट्टी की ओर, मेड़ों की ओर, उस जमीन की ओर जिसे वो ऐसे देखता था जैसे कोई डॉक्टर मरीज को देखता है। उसके नंगे पांवों में घाव गहरे थे, पैरों की तलहटी फटी हुई थी जैसे किसी ने उन पर महीनों आग रख छोड़ी हो। जरा दूर से धूप पड़े तो एड़ियों की दरारों में लाल चमक दिखती। असल में वो बुझते हुए खून के निशान थे। लेकिन दर्द जैसे उसे महसूस ही नहीं होता था। वो चलता जाता था, रात की ओस में, कांटों में, पत्थरों पर, कहीं रुके बिना। कभी कभी जब चांद थोड़ा साफ होता, गांव के कुछ बूढ़े देख पाते, उसके पीछे पीछे मिट्टी में लाल धब्बों की पंक्ति बन जाती है। हर कदम पर एक छोटा सा खून का निशान। ओस के साथ मिट्टी उसे पी जाती और अगनपाल अपने अगले कदम पर आगे बढ़ जाता। गांव के बच्चे उसके किस्से सुनकर डरते थे। कोई कहता, रात में अगर तुम बाहर निकले तो अगनपा पकड़ लेगा। कोई कहता, उसके पांवों में दर्द नहीं, आग है। पर एक बात बच्चों के बीच सबसे ज्यादा फैल चुकी थी, कुत्ते भी उसके पास नहीं भौंकते। और ये बात सच थी। जब अगनपाल खेतों में चलता, कुत्ते उसके रास्ते से हटकर बैठ जाते, कभी कभी सिर झुकाते भी, जैसे वो किसी इंसान को नहीं, किसी पुरानी थकी हुई आत्मा को देख रहे हों जो अपनी जिम्मेदारी निभाने निकली है। एक बार 4 बच्चे उसके पीछे पीछे खेतों तक गए। अंधेरे में झाड़ियों की ओट लेकर वे देखते रहे कि वो करता क्या है। अगनपाल पहली मेड़ तक पहुंचा, जमीन को हाथ से छुआ, मिट्टी की नमी सूंघी, फिर एक अंकुर को हल्के से सीधा किया जैसे वो उससे कह रहा हो, उठ, मजबूत बन, तू मेरा है। बच्चे सिहर गए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये पागल नहीं, ये मिट्टी को जानता है। वे और आगे झुके तो देखा कि अगनपाल पौधों से फुसफुसा रहा है। शब्द सुनाई नहीं पड़ते, पर आवाज में ऐसी नरमी थी जो इंसानों के लिए नहीं, बस खेतों के लिए होती है। एक बच्चे ने डरते हुए कहा, ये खेतों को पहचानता है लोगों से ज्यादा। दूसरा बोला, और मुझे लगता है ये खेत भी इसे पहचानते हैं। अगनपाल धीमे धीमे रात में चलता रहा। पेड़ उसका साया निगलते रहे। कभी वो हवा में कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता, कभी किसी कोने में मिट्टी हटाकर नन्हे पौधों की जड़ें देखता, कभी दूर से आने वाली सरसराहट पर एकदम रुक जाता जैसे उसे रात की धड़कन सुनाई देती हो। बच्चे डरकर भाग गए। उन्होंने घर जाकर कहा, अगनपा पागल नहीं है, वो कुछ ढूंढता है हर रात, कुछ छिपा हुआ। पर क्या? ये कोई नहीं जानता था। सिर्फ रात जानती थी, सिर्फ मिट्टी जानती थी, और सिर्फ अगनपाल। उस रात जब वो खेतों के बीच खड़ा था और हवा उसकी फटी हुई धोती हिला रही थी, गांव वालों की हंसी उस तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो सिर्फ खेतों का पहरेदार नहीं था, वो उस जमीन का चौकीदार था जिसने कभी उससे कुछ छीना था और उसे आज भी वापस नहीं मिला था। आगे जो होने वाला था वो पूरे गांव की सोच हिला देगा।
और अगनपाल का नंगे पांव चलना सबके लिए एक अनकही चेतावनी बन जाएगा। दूसरे दिन सुबह गांव की हवा बिल्कुल अलग थी। कोई नहीं जानता था क्यों, पर लगता था जैसे रात ने कुछ छुपाकर रखा है। गांव वाले अपने अपने काम में लग गए थे। औरतें कुएं पर पानी भरने, मेजबान खेतों में कुदाल लेकर, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में। लेकिन एक चीज सबको बेचैन कर रही थी, अगनपाल की अजीब हरकतें। वो सुबह सुबह खेतों में दिख गया था। ये बात पहले ही बहुत अजीब थी, क्योंकि वो आदमी सिर्फ रात को बाहर निकलता था। आज पहली बार उसे दिन के उजाले में देखा गया, लेकिन उसकी हालत सुबह भी रात जैसी ही थी। नंगे पांव, धूल से भरे कपड़े, आंखें सूजी हुई जैसे पूरी रात जाग कर आई हों, और चेहरे पर एक शांत मगर अजीब सी गंभीरता। गांव के दो किशोर, मकारू और नंदू, दूर से उसे देखकर चौंके। मकारू ने कहा, अरे यार, अगनपा दिन में भी खेतों में क्यों घूम रहा? रात की नींद टूट गई क्या? नंदू बोला, नहीं रे, उसके रात वाले काम ही बहुत अजीब हैं। अब दिन में क्या कर रहा है? दोनों धीरे धीरे पास जाते हैं। अगनपाल कुछ खोज नहीं रहा था। वो मिट्टी को हाथों से हल्के हल्के टटोल रहा था, जैसे नब्ज चेक कर रहा हो, जैसे मिट्टी उसके लिए इंसान हो। वो एक पौधे के पास गया, झुककर उसे छुआ, फिर बहुत हल्की आवाज में बोला, अभी पानी मत लेना, तू ठंड में टूट जाएगा। नंदू और मकारू एक दूसरे को देखने लगे। मकारू फुसफुसाया, ये मिट्टी से बातें करता है। नंदू बोला, पागल है, लेकिन डर भी लगता है। पर अगनपाल को उनकी उपस्थिति का जरा भी एहसास नहीं था। वो मिट्टी को उंगलियों से रगड़ता, सूंघ कर देखता, फिर मिट्टी की एक चुटकी उठाकर अपने हाथ पर रखकर महसूस करता जैसे तापमान माप रहा हो। हर बार उसका चेहरा कुछ बताता और कुछ छुपाता। कभी वो खुश दिखता, कभी बेचैन, कभी बिल्कुल शांत, जैसे बहुत पुरानी यादें उसके अंदर छिपी हों जो मिट्टी को छूते ही जाग जाती हों। फिर वो अचानक खेत की मेड़ पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हथेलियां मिट्टी पर रखीं और बहुत देर तक आंखें बंद रखीं, ऐसे जैसे वो कुछ सुन रहा हो। नंदू धीरे से बोला, ये मिट्टी से क्या सुन रहा है? मकारू फुसफुसाया, कहीं ये सच में कुछ सुनता हो। और तभी अगनपाल ने बहुत धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो मिट्टी को हाथों में लेकर धीमी आवाज में बोला, ठंडी है, आज रात की हवा और पड़ेगी। और फिर उसने खेत के कोने में रखी एक पुरानी लोहे की डिब्बी से एक छोटी सी बोरी निकाली। उसमें कोई खास तरह का चूर्ण था। उसने चूर्ण मिट्टी की दरारों में डाला और बोल पड़ा, ये गर्मी रोकेगा, वरना सरसों के बच्चे जम जाएंगे। मकारू ने कान पकड़ी मुद्रा में कहा, ये पागल नहीं, कुछ जानता है ये। पर नंदू की आंखों में डर था। अगर ये सब जानता है तो रात में क्यों इतना घूमता है? डर का काम भी तो कोई करता नहीं। दोनों बच्चों की बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि अगनपाल अचानक उनकी तरफ मुड़ा। दोनों डरकर पीछे हट गए, पर अगनपाल ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने सिर्फ एक बहुत गहरी थकी हुई आवाज में पूछा, ये खेत तुम्हारी जिंदगी बचाते हैं, तुम इनकी जिंदगी क्यों नहीं बचाते? दोनों बच्चे स्तब्ध, एकदम शांत। अगनपाल ने उन्हें देखा, वलगता हुआ चेहरा, पर उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि बच्चे कांप गए। गांव का बुजुर्ग सुखदेव दूर से ये सब देख रहा था। वो धीरे धीरे आगे आया और बोला, क्यों बच्चे को डरा रहा है अगनपाल? अगनपाल ने बूढ़े को देखा और बहुत थक कर कहा, सुखदेवा, ये खेत मेरे हैं नहीं, लेकिन मिट्टी तो उसी की गंध देती है जिसने कभी दर्द झेला हो। मैं इन्हें बचा रहा हूं, किसी और के लिए नहीं, बस उस दिन के लिए जब कोई इनसे कुछ छीनने आए। सुखदेव थोड़ा चौंका, कौन छीनने आएगा? अगनपाल ने बस इतना कहा, जो वर्षों पहले आया था और जिसकी परछाई अब भी रात में घूमती है। मकारू और नंदू का दिल बैठ गया। परछाई? क्या मतलब? अगनपाल ने मिट्टी उठाई, हवा में उड़ाकर देखा और बोला, मिट्टी डर नहीं बोलती, मिट्टी चेतावनी देती है। कल रात उसकी आवाज बहुत तेज थी। सुखदेव घबरा गया। अगनपाल, साफ साफ बोल, क्या होने वाला है? अगनपाल ने धीरे से कहा, रात बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी और कुछ ऐसा आएगा जिससे मिट्टी डरेगी। मैं अकेला रोक सकता हूं, पर नंगे पांव कितना दौड़ पाऊंगा? उसने बस इतना कहा और आगे बढ़ गया, बिना किसी को देखे, बिना रुके। लेकिन जाते जाते उसके पैरों से ताजा खून खेत में टपकता गया, लाल बूंदें जो मिट्टी में गायब होती रहीं। पर मिट्टी उन्हें सोख नहीं रही थी, मानो उन्हें बचाकर रख रही हो, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आज नहीं पर आने वाली रातों में टकराने वाला हो। सूरज ढल रहा था। गांव के ऊपर हल्की हल्की धुंध फैल रही थी। ठंडी हवा सरसों के पौधों को हिलाती और उनके पत्तों की सरसराहट ऐसी लगती जैसे कोई धीमे स्वर में बात कर रहा हो। गांव वाले अपने अपने घरों में लौटने लगे।
दरवाजे बंद होने लगे। चूल्हों का धुआं आकाश में घुलने लगा। रात को हमेशा की तरह गांव पर एक चादर की तरह ओढ़ने में बस कुछ मिनट बचे थे, और जैसे ही पहला तारा निकला, अगनपाल अपनी झोपड़ी से बाहर आया। आज उसकी चाल अलग थी, तेज नहीं, धीमी भी नहीं, लेकिन भारी, जैसे कोई बोझ कंधों पर रखा हो। वो हमेशा की तरह नंगे पांव था। एड़ियों में ताजा कटे घाव थे और तलवों पर सूखी पपड़ी आज और गहरी दिख रही थी। गांव वाले खिड़कियों से झांकते हुए फुसफुसाए, लो, अगनपा फिर निकल गया। रात का चौकीदार तो इसी को बना देना चाहिए था। अरे चौकीदार क्या, ये तो रात का भूत है, किसी ने हंसते हुए कहा, पर अंदर से सब असहज थे। अगनपाल ने कोई आवाज नहीं सुनी। वो हमेशा की तरह खेतों की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वो गांव से दूर जाता, रात की हवा का रूप बदलता जाता था। गांव में हवा ठंडी थी, पर खेतों के पास जाते ही उसमें एक हल्की चुभन आ जाती, जैसे हवा चेतावनी दे रही हो। अगनपाल ने मेड़ों तक पहुंचकर अपना पहला राउंड शुरू किया। गांव वाले कहते थे वो रात को खेतों का चक्कर लगाता है, पर कोई नहीं जानता था कि उसका राउंड क्या होता है। आज हवा थोड़ी साफ थी, चांद बादल के पीछे छुपा था, पर मेड़ों पर चुना हुआ रास्ता साफ दिख रहा था। अगनपाल ने मेड़ पर पैर रखा और तुरंत उसकी चाल बदल गई। अब उसके कदम धीमे नहीं, न बहुत तेज, पर एकदम नियंत्रित, जैसे कोई सैनिक पहरा दे रहा हो या कोई डॉक्टर किसी रोगी के चारों ओर घेरा बना रहा हो। वो हर मेड़ पर कदम गिनकर रखता, हर तीसरे कदम के बाद रुकता, मिट्टी छूता, हर पांचवें कदम पर किसी पौधे को उठाकर देखता। उसकी उंगलियां मिट्टी की तापमान पहचानती थीं, उसके कान हवा की दिशा सुनते थे, उसकी आंखें पौधों की हर हलचल को दर्ज कर लेती थीं। ये सिर्फ राउंड नहीं था, ये कोई अनुशासन, कोई वादा, कोई बीता हुआ दर्द था जो मिट्टी के साथ उसके पैरों से बांधा गया था। रात के करीब 12 बजे गांव के कुछ युवा, जो अपनी हिम्मत पर थोड़ा गर्व कर बैठे थे, एक छुपी हुई जगह से उसे देखने आए। रघुवर बोला, आज देखते हैं ये रात में करता क्या है। पर जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, ठंडक की एक अजीब लहर उनकी गर्दन से रीढ़ तक उतर गई। ना हवा तेज थी, न तापमान अलग, पर माहौल जैसे कोई आंखें खोलकर उन्हें देख रहा हो। वे झाड़ियों में छुपकर बैठ गए और अगनपाल की चाल स्पष्ट दिखने लगी। अगनपाल मेड़ पर चलता हुआ अचानक रुक गया। उसने जमीन पर कान लगाया। युवाओं की रूह कांप गई। ये जमीन की आवाज सुन रहा है क्या? फिर उसने मिट्टी उठाई, हवा में उछाली और मिट्टी के गिरने की दिशा देखकर कहा, उत्तर से आएगी। ठंड की तेज लहर, जैसे किसी से बात कर रहा हो। युवाओं ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये अकेले ही क्यों घूमता है? क्या ढूंढता है? पर उनकी बात का जवाब अगनपाल ने न देते हुए खुद ही हवा से पूछा, आज तू शांत क्यों है? क्या तू भी कुछ देख रही है? और तभी कुत्ते की हल्की गूंज सुनाई दी, पर आवाज डर की नहीं, चेतावनी की थी। अगनपाल तुरंत एकदम सतर्क हो गया। उसने चारों ओर देखा, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। कौन है जो आज फिर आया है? उसने मिट्टी पर नजर गड़ाते हुए कहा। लेकिन मिट्टी चुप थी, हवा भारी थी और रात की काली परत को छुपाए हुए थी। अगनपाल आगे बढ़ा, मेड़ पर एक जगह झुककर पौधों की जड़ों को सहलाया, फिर फुसफुसाया, डर मत, मैं हूं। यह सुनकर युवाओं के हाथ कांप गए। ऐसा लगा जैसे वो इंसानों से कम और खेतों से ज्यादा जुड़ा हो। उनमें से एक ने कहा, इस आदमी को कुछ पता है, हमसे ज्यादा। दूसरे ने धीमे स्वर में कहा, और शायद कुछ ऐसा भी देखता है जो हम नहीं देख पाते। अगनपाल ने एक पूरा चक्कर लगा लिया, फिर दूसरा शुरू किया, फिर तीसरा। हर चक्कर में उसकी चाल और गंभीर और तेज होती गई, जैसे रात उसे दौड़ा रही हो, जैसे किसी अदृश्य चीज की जांच कर रहा हो। कभी हवा का रुख बदलता तो उसका चेहरा कठोर हो जाता, कभी मिट्टी ठंडी मिलती तो वो मेड़ पर पत्थर रख देता। एक बार उसने रुककर अंधेरे में झांका, इतनी गहरी नजर से कि युवाओं को लगा वो सीधे उनकी आंखों में झांक रहा है। वे घबरा कर नीचे झुक गए। युवाओं ने महसूस किया, अगनपाल का राउंड सिर्फ पहरा नहीं, बल्कि किसी अदृश्य खतरे के खिलाफ लड़ाई था। और जो भी वो खतरा था, अगनपाल उसे पहचानता था। पूरे गांव में वो अकेला था जो रात को हवा की बदलती चाल को समझ पाता था, मिट्टी के कंपन को सुन सकता था और खेतों को बचा सकता था। युवाओं ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा, ये आदमी पागल नहीं, कुछ और ही है। क्योंकि रात की उस काली परत में उन्हें एक पल के लिए एक परछाई दिखी, जो अगनपाल को देखते ही हवा में घुल गई। और अगनपाल ने उस छाया को जाते हुए कहा, मैं हर रात यहां हूं, तू चाहे जितना आ, मैं तुझे फिर भी नहीं आने दूंगा। उसके शब्द हवा में गूंज उठे और युवाओं ने पहली बार महसूस किया, अगनपाल सिर्फ खेतों का रक्षक नहीं, किसी पुराने जख्म का पहरेदार था। रात उतर चुकी थी और खेतों के ऊपर एक बहुत हल्की धुंध फैल रही थी,
इतनी हल्की कि सिर्फ वही देख सकता था जो मिट्टी को अपनी सांस की तरह समझता हो। अगनपाल अपनी तीसरी मेड़ पर पहुंचा ही था कि उसके कदम अचानक रुक गए। उसने अपने पैर उठाए और जमीन पर रखा। एक हल्की सी छपाक जैसी आवाज आई, जैसे उसने मिट्टी पर नहीं, किसी पुराने जख्म पर कदम रख दिया हो। दूर झाड़ी में छुपे रघुवर और नंदू ने देखा, अगनपाल के पांवों से धीरे धीरे खून रिस रहा था। पर इस बार बात और भी अजीब थी। खून मिट्टी में समाने के बजाय पौधे की जड़ों की तरफ बह रहा था। नंदू ने कांपते हुए कहा, यार, ये खून मिट्टी क्यों खींच रही है? रघुवर फुसफुसाया, मुझे नहीं लगता ये खून है, ये शायद कुछ और है। लेकिन दोनों को खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं था। अगनपाल ने जैसे उनकी बेचैनी महसूस की, उसने अपने घुटनों के बल झुककर पैर को मिट्टी में धंसाया और बहुत धीमी आवाज में बोला, ले, तू भी थक गई होगी। ऐसा लगा जैसे वो किसी से माफी मांग रहा हो। मिट्टी से पहली बार उसके स्पर्श से मिट्टी में एक कंपन उठा, बहुत हल्का, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अगनपाल ने अपने पांव उठाए। उसके तलवों पर गहरे लाल कट थे, कुछ पुराने, कुछ ताजे, कुछ इतने गहरे कि लगता था कभी ठीक ही नहीं हुए। पर असल डर ये था, उन कटों पर पुराने सूखे खून के ऊपर मिट्टी की पतली परत चढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पांव मिट्टी के नहीं, मिट्टी उसके पांवों का हिस्सा हो। रघुवर डर के मारे बोल पड़ा, ये आदमी है क्या सच में? नंदू ने उसकी कलाई पकड़ ली। मत बोल, इसने सुन लिया तो? पर वे दोनों भूल गए थे, ये आदमी सुनने की नहीं, महसूस करने की ताकत रखता था। अगनपाल अचानक खड़ा हुआ और हवा में सूंघने लगा, जैसे कोई शिकारी। उसने धीरे धीरे हवा में हाथ चलाया और मेड़ पर हाथ रखकर बोला, ये रात सामान्य नहीं है, कोई और चल रहा है खेतों के बीच। उसने पीछे देखा, अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ दिखाई देता था जो इंसान की आंखों में नहीं दिखाई देता। एकदम थकी हुई लेकिन बेहद तेज आंखें। अगनपाल ने अपने पैरों की तरफ देखा और बोला, आज फिर खून बह रहा है, मतलब कुछ आने वाला है। उसने अपने पांव मिट्टी पर रखे और आंखें मूंद लीं। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं। फिर अचानक उसके शरीर ने एक लंबी ठंडी सांस ली, ऐसी सांस जैसे कोई मरता हुआ अंतिम बार हवा पी रहा हो। अगनपाल की उंगलियां मिट्टी में धंस गईं। उसने महसूस किया, कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। उसने कहा, आज फिर वही ठंड जिसने सब छीन लिया था। रघुवर और नंदू का चेहरा पीला पड़ गया। नंदू ने कांपते हुए कहा, ये सब छीन लिया का मतलब क्या है? रघुवर फुसफुसाया, शायद उसके साथ कुछ हुआ था। अगनपाल की आवाज हल्की लेकिन कांपती हुई थी, इस मिट्टी में मेरे लोगों का खून है और आज भी हर कदम पर ये मुझे पुकारती है। उसने अपने पैरों को फिर से नीचे रखा। खून की धार मिट्टी में फैली और मिट्टी ने उसे फिर सोख लिया, जैसे किसी भूखी चीज ने अपना हिस्सा पा लिया हो। अगनपाल ने फुसफुसाकर कहा, जब तक मेरे पैर दर्द में हैं, ये मिट्टी शांत रहती है। अगर मैं रुक गया तो ये फिर चीखने लगेगी। जैसे ही उसने ये कहा, हवा की एक तेज लहर उसके आसपास घूम गई। पौधे झुक गए, धरती हिल गई और हवा में एक बहुत हल्की, भयानक सी फुसफुसाहट उभरी, इतनी हल्की कि सिर्फ अगनपाल सुन सका। उस फुसफुसाहट में बस एक ही शब्द था, आ रहा हूं। अगनपाल की आंखें चौड़ी हो गईं। वो एकदम खड़ा हुआ। उसने मेड़ों के चारों ओर देखा और धीरे से बोला, आज रात मेरे पांवों का खून नहीं रुकना चाहिए, वरना जो आने वाला है वो मिट्टी को फिर खा जाएगा। रघुवर और नंदू का दिल सीने में धड़कने लगा। उनके लिए ये सिर्फ खेत नहीं थे, यही खेत उनकी रोटी थे। और अगर अगनपाल का खून इन खेतों की रक्षा कर रहा था, तो वो आदमी पागल नहीं, जिंदा दीवार था। अगनपाल ने अपने पांव आगे बढ़ाए और कहा, चलो, रात अभी बाकी है। वो आगे बढ़ गया। खून टपकता हुआ, मिट्टी सोखती हुई और हवा किसी अनदेखे खतरे की गंध लेकर बहती हुई। गांव में शाम छुपते ही एक ऐसी ठंड उतरने लगी जो आम दिनों की ठंड नहीं थी। हवा में चुभन थी, ऐसी चुभन जो हड्डियों से नहीं, यादों से काटती हो। बूढ़े सुखदेव ने अपनी खिड़की बंद करते हुए कहा, ये रात सही नहीं है, हवा में दर्द है आज। और सच में पूरा गांव किसी अनजाने डर से कांप रहा था। चूल्हों की आग पहले से ज्यादा तेज जल रही थी। औरतें बच्चों को ओढ़नी में कसकर लपेट रही थीं। कुत्ते अपने खूंटों से सटकर बैठ गए थे। उनकी पूंछें टांगों के बीच फंसी हुई थीं, जैसे कोई बड़ा खतरा पास हो। लेकिन अगनपाल, वो हमेशा की तरह बाहर निकला, नंगे पांव, फटे कपड़े, भोली सी पर टूटी हुई आंखें। पर आज उसकी चाल अलग थी। वो धीरे नहीं चला,
वो दौड़ता हुआ खेतों की तरफ गया, जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, अगर देर कर दी तो सब खत्म हो जाएगा। खेतों पर पहुंचकर आकाश और घना हो गया। चांद कहीं दिख नहीं रहा था, पर ठंड अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे हवा में किसी बर्फीले डर की परत हो। अगनपाल ने मेड़ पर पांव रखा और तुरंत पीछे हटा। मिट्टी में एक झटका सा उठा। वो घुटनों के बल बैठ गया, हाथ मिट्टी में धंसाए, आंखें बंद की और चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा फैल गया। वह फुसफुसाया, इतनी ठंड, इतनी जल्दी? ये रात तो अभी शुरू ही हुई है। उसने मिट्टी को सूंघा, फिर हवा का रुख देखा, फिर अचानक खड़ा होकर अपनी मेड़ का पूरा चक्कर लगाने लगा। आज उसके पांवों से खून पहले से तेज निकल रहा था। ठंड की वजह से घाव सूज चुके थे। मिट्टी में खून एक सेकंड में जमता और अगले सेकंड पिघल जाता, जैसे कोई उसे खींच लेता हो। खेतों के उस पार दो किसान, भोला और देवकुमार, अलाव जलाकर बैठने वाले थे, पर जैसे ही ठंडी हवा आई, अलाव बुझ गया। देवकुमार ने कांपते हुए कहा, ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। भोला ने अंधेरे की तरफ देखा। ये ठंड नहीं लग रही, ये कुछ और है। और तभी एक हल्की सी छाया उनके सामने से गुजरी, इतनी तेज कि दोनों ने बस काली लकीर देखी। देवकुमार चीखा, कौन है वहां? पर कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ ठंड भारी हो गई, इतनी भारी कि दोनों की सांसें धुएं की तरह बाहर आने लगीं। ठंड में सांसों का धुआं आम बात थी, पर यह धुआं काला था और हवा से भी भारी। भोला कांपते हुए बोला, देव, ये ठंड नहीं, ये कुछ और है। उधर अगनपाल तेजी से अपना राउंड लगा रहा था। हर मेड़ पर पहुंचकर गहरा सांस लेता, मिट्टी को छूता और किसी अनदेखी शक्ति से कुछ कहता। लेकिन आज उसकी आवाज कांप रही थी। वह एक पौधे के पास बैठा और बोला, माफ करना, आज मैं शायद तुम्हें बचा न सकूं। पौधे की पत्तियां जैसे उसकी सांस से कांप उठीं। यह सिर्फ हवा नहीं थी, यह डर का कंपन था। अगनपाल ने अपने पांवों को देखा। लाल कटों पर सफेद ठंड की परत जम गई थी। आज मेरे पांव इतनी ठंड सह नहीं पाएंगे। पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक भारी दुख। उसने खुद से कहा, अगर मैं रुक गया तो ये खेत मर जाएंगे, जैसे मेरे अपने मरे थे। यह वाक्य उसके गले में अटक गया। आंखें भर आईं, पर उसने पूछा नहीं। उसने अपना फटा थैला खोला और उसमें से एक बहुत पुरानी पीली सी कंबल की पट्टी निकाली। वो उस पट्टी को अपने पांव पर बांधना चाहता था, पर जैसे ही उसने बनाया, पट्टी जमकर बर्फ की तरह सख्त हो गई। अगनपाल ने उसे छूकर कहा, तू भी मेरा साथ छोड़ रही है? और अचानक भीतर कहीं से एक आवाज आई, चिल्लाने जैसी नहीं, सिसकने जैसी, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई। अगन, मत रुक। अगनपाल एकदम खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा। अंधेरा, धुंध, ठंड, पर कोई नहीं। फिर वो धीरे से बोला, आज फिर तुम आ गए। हवा ने अचानक उसके चारों ओर गोल चक्कर काटा। पत्ते, धूल, ओस सब हवा में उठ गए और अगनपाल ने सुना, रात अभी लंबी है और ठंड अभी बाकी है। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने फुसफुसाकर कहा, तो ठीक है, आजा, जितनी ठंड है ले ले मेरे पांवों से, पर मेरी मिट्टी को मत छूना। और वो दौड़ पड़ा, नंगे पांव, रक्त से लाल निशान छोड़ते हुए पूरे खेतों की मेड़ों पर। रात की ठंड उसका पीछा कर रही थी और गांव वाले घरों में थरथरा रहे थे, सोचते हुए कि अगर अगनपाल नंगा पांव बाहर ना होता तो शायद यह रात गांव की आखिरी रात होती। योजक चिन्ह। रात गहरी हो चुकी थी। ठंड अब सिर्फ हवा में नहीं, हर खेत की पत्ती पर जम चुकी थी।
सरसों के फूलों पर ओस नहीं, बर्फ की पतली परत दिखने लगी है। गांव की सांसें जैसे हवा में जम रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात थी रात की खामोशी। ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से पहले होती है। कभी दूर कुत्ते भौंकते, पर अचानक उनकी आवाजें दब जाती। कभी हवा चलती, पर तुरंत ठहर जाती, मानो किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। गांव के हर घर में चूल्हा तेज जल रहा था, फिर भी ठंड अंदर घुस रही थी। बूढ़ा सुखदेव कांपते हुए बोला, यह ठंड प्राकृतिक नहीं है, यह किसी के आने की आहट है। सबने उसे चुप करा दिया, लेकिन उनके चेहरे पर छिपा डर साफ दिख रहा था। उधर खेतों में अगनपाल लगातार दौड़ रहा था। उसके पांव अब केवल खून नहीं छोड़ रहे थे, छोटे छोटे लाल धब्बों की एक लंबी लकीर बन रही थी। हर कदम के साथ ठंड उसके शरीर को काट रही थी। उसके घुटने सुन्न हो गए थे, उंगलियां नीली पड़ रही थीं, पर उसकी आवाज अब भी मिट्टी से फुसफुसा रही थी, डर मत, मैं हूं। उसी वक्त हवा ने एक तेज चक्कर काटा, इतना तेज कि सरसों की पूरी पंक्ति झुक गई। अगनपाल तुरंत रुक गया। उसने मिट्टी को छुआ, सूंघा, और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह ठंड ठंड नहीं है, कुछ आया है। और तभी दूर, बहुत दूर, खेतों के पिछले छोर से एक दबा हुआ खौफनाक चीख सदमा उठने की आवाज आई। ना आदमी की आवाज, ना जानवर की, जैसे किसी की सांस नली भर आई हो और दर्द बाहर निकलना चाहता हो, पर पूरी ताकत से अटक गया हो। अगनपाल की रीढ़ तक सनसनी दौड़ गई, मिट्टी उसके हाथों में कांपने लगी। उसने खुद से कहा, ये वही है। 20 साल बाद फिर आ गया। परछाइयां खेतों पर फैलने लगीं। ओस की बूंदें अचानक जमकर कांच बन गईं। पौधों की पत्तियां टूटी कांच की तरह चटकने लगीं। और फिर दूसरी चीख, इस बार और तेज और पास। गांव की तरफ से अचानक बच्चों के रोने की आवाजें आईं। औरतें घबराकर दरवाजे बंद कर रही थीं। कुत्ते अपने अपने कोनों में छुपकर कराह रहे थे। गांव का एक जवान लड़का रघुवर, जिसने पिछली रात अगनपाल को देखा था, घर से चीखते हुए बाहर निकला। अगनपाल, कुछ खेतों में कुछ भाग रहा है। अगनपाल यह सुनकर बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ा। मेड़ पर रखे पत्थर उसके कदमों से हिलने लगे, पौधे हवा में झुकते चले गए। और तभी अगनपाल ने देखा, दूर खेतों के बीच काली छाया फसल की कतारों में से ऐसे गुजर रही थी जैसे धुआं हवा में तैरता है। उसकी गति ना इंसान जैसी थी, ना जानवर जैसी। वो सीधी, बहुत तेज और अजीब तरह से शांत थी। अगनपाल चिल्लाया, रुक जा, तू मिट्टी को चोट नहीं पहुंचाएगा आज। छाया नहीं रुकी, वह खेतों की तरफ और गहराई में चली गई। अगनपाल ने मिट्टी को मुट्ठियों में कसकर कहा, ये वही है जो मेरे परिवार को ले गया था। उसके पांव इतनी तेजी से चले कि घाव फिर फट गए। लाल खून मिट्टी में गिरा और मिट्टी ने उसे पहली बार बहुत तेजी से सोख लिया, जैसे उसे उसी खून की तलाश थी। अगनपाल का शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं। फिर तीसरी चीख आई, बहुत करीब से, इतनी करीब कि खेतों के पत्ते कांप गए। हवा ने अपनी दिशा बदल ली और अगनपाल के कानों में पुरानी यादों का सौदा गूंज उठा। मां, बाबा, अगन, भाग। उसने अपनी आंखें बंद की, दांत भींचे और पूरी ताकत से छाया की तरफ दौड़ा। रघुवर दूर से चिल्लाया, अगनपाल, मत जा। वो चीज इंसानी नहीं है। लेकिन अगनपाल ने मुड़कर नहीं देखा। उसने बस ये कहा, अगर मैं नहीं रुका तो ये खेत फिर रोएंगे, और इस बार पूरा गांव रोएगा। और वो फसल की कतारों के बीच, काली छाया के पीछे, रात की सबसे ठंडी गहराई में गायब हो गया। गांव वालों ने सुना, हवा के साथ धड़ाम,
धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई लड़ाई हो रही हो। और फिर सब शांत, इतना शांत कि सुनने वाले को अपनी धड़कन तक सुनाई दे। आज की रात सिर्फ ठंड नहीं चली थी, एक अदृश्य लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी। और अगनपाल उस लड़ाई में अकेला था। भोर होने लगी थी। आसमान का काला रंग धीरे धीरे हल्की नीली धारियों में बदल रहा था। पर आज की सुबह गांव को जगाने वाले मुर्गे भी चुप थे। कोई आवाज नहीं, न बच्चों की, न औरतों की, न जानवरों की। गांव पर एक भारी बैठा हुआ सन्नाटा फैला था, जैसे पूरी रात किसी अदृश्य हाथ ने गांव की गर्दन दबा रखी हो और अब सुबह उस हाथ ने धीरे धीरे छोड़ दिया हो। पर डर अब भी गले में अटका हुआ हो। लोग अपने दरवाजों के पीछे बैठे थे, कोई बाहर झांक भी नहीं रहा था। सबको पता था रात में कुछ हुआ है, पर कोई ये नहीं जानता था कि क्या। धीरे धीरे पहली करहाने की आवाज आई, कुत्ते की। उनका डर गांव से ज्यादा तेज होता था। कुत्ता खेतों की ओर तड़पकर भौंका, फिर चुप हो गया। दूर कहीं एक औरत ने अलमारी की चाबी गिरा दी और आवाज से ही झट से मुंह पर हाथ रख लिया। डर इस कदर था कि लोग खामोशी को छेड़ने से भी डर रहे थे। भोर की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ी, गांव वालों ने दरवाजे की छोटी खिड़की से देखा और उनका खून जम गया। खेतों की मेड़ों पर लाल बूंदों की लंबी लकीरें बनी हुई थीं, जैसे कोई पूरी रात अपने पैरों के घावों पर चांदनी रखकर चला हो। सुखदेव ने फुसफुसाकर कहा, यह अगनपाल का खून लगता है। औरतों की रीढ़ में सिहरन उतर गई। एक ने कहा, अगर अगनपाल का खून है तो इसका मतलब वो अभी जिंदा है। दूसरी बोली, या फिर उसने वाक्य पूरा नहीं किया। लोगों का मन बेचैन हो उठा। आखिर रात को जो भी हुआ उसका सामना अकेले अगनपाल कर रहा था। धीरे धीरे गांव के कुछ जवान छोटे समूह में खेतों की ओर बढ़े। अलाव की बची हुई छड़ें हाथ में थीं, जैसे वे असली दुश्मन से नहीं, डर से लड़ने जा रहे हों। उनमें रघुवर भी था। वो पिछली रात की दौड़ भाग के कारण गहरी सांसें ले रहा था, पर फिर भी बोला, हम अकेले नहीं जा सकते। कुछ हुआ है और अगनपाल को मदद चाहिए। जब जवानों का समूह खेत के पहले मोड़ पर पहुंचा, सबको पैरों में झटके जैसा महसूस हुआ। मेड़ की मिट्टी अभी भी गर्म थी। भोर की ठंड में जो मिट्टी गर्म हो वो साधारण नहीं। पुराने किसान बोले, ये मिट्टी रात में चीख रही थी, अब उसका शरीर गर्म है। युवकों ने अपने कदम तेज किए और तभी उन्हें पास की मेड़ पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। सब दौड़ पड़े और देखते ही देखते उनकी सांसें रुक गईं। वो अगनपाल था, जैसे किसी ने उसे मेड़ पर फेंक दिया हो। उसका शरीर आधा खेत में आधा मेड़ पर पड़ा था, हाथ फैले हुए जैसे किसी को रोकते रोकते गिरा हो। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा ठंड से नीला पड़ा था, होठ सूखे हुए। पर सबसे डरावनी बात, उसके पांव बिल्कुल सूजकर पत्थर जैसे सख्त हो चुके थे। तलवों पर गहरे कटों से खून निकलकर मेड़ की मिट्टी में एक लकीर बना चुका था, जो खेतों के अंदर तक जाती थी, जैसे कोई चीज अगनपाल को घसीटते हुए खेत की ओर ले गई हो। रघुवर रोता हुआ बोला, उठो अगनपाल, कृपया उठो। वो उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे पर हाथ रखा। अगनपाल की त्वचा ठंडी थी, पर उसके सीने में बहुत हल्की टूटती हुई सांस चल रही थी। रघुवर चिल्लाया, ये जिंदा है। सुन रहे हो लोग, ये जिंदा है। गांव वालों की भीड़ जुटने लगी। सबकी आंखों में डर और पछतावा था। एक औरत रोते हुए बोली, हमने इस आदमी को कभी इंसान नहीं समझा और ये रात भर हमारी जमीन बचाता रहा। एक बूढ़े ने कहा, किसान का बेटा था ये, आज भी अपने खेत की रखवाली में गिरा। लेकिन सबसे खौफनाक चीज अभी बाकी थी। जब दो जवानों ने अगनपाल को उठाने के लिए उसे हाथों से पकड़ने की कोशिश की, जैसे ही उन्होंने उसका शरीर उठाया, मेड़ की मिट्टी में एक बहुत अजीब निशान दिखा। ना मानव पांव के,
ना जानवर के। उन निशानों की उंगलियां सामान्य से दोगुनी लंबी थीं। उनके आकार में एक ठंडी सरकती हुई छाया थी। एक जवान चीखा, ये किसके पांव के निशान हैं? दूसरा कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं लगते। सुखदेव ने डरते हुए कहा, रात में जो आया था वह अगनपाल के पीछे पीछे चलता रहा और शायद अगनपाल उसे रोकते रोकते यहीं गिर पड़ा। सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लोगों ने उस लंबी काली लकीर को देखा जो खेतों से निकलकर सीधे अगनपाल के शरीर तक आ रही थी। और पहली बार गांव वाले समझ गए, अगनपाल पागल नहीं था। वो एक अदृश्य खतरे से पूरे गांव की रक्षा कर रहा था। रघुवर ने उसके माथे पर हाथ रखा और टूटती हुई आवाज में बोला, तू अकेला क्यों लड़ रहा था अगनपाल? हम सब कहां थे? और तभी अगनपाल की पलकें हल्की सी कांपी। उसने टूटती सांसों में एक वाक्य कहा, उन्हें कोई हाथ न लगाए। उसने यह कहा और फिर बेहोशी में चला गया। खेत अभी भी कांप रहे थे, जैसे वे किसी नई खतरे की प्रतीक्षा में हों। अगनपाल बेहोशी में पड़ा था, पर उसका शरीर किसी गहरी अदृश्य चोट से हिल रहा था। उसकी सांसें टूट टूट कर आ रही थीं, जैसे हर सांस के साथ वो अपनी आखिरी ताकत भी खो रहा हो। गांव वाले उसके चारों ओर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे छुएं भी। रघुवर ने कांपते हुए कहा, अगनपाल, तूने कहा था उन्हें कोई हाथ न लगाए। किसकी बात कर रहा था तू? अगनपाल की आंखें बंद थीं। उसके होठों से बस हल्की सी हवा निकलती थी। सुखदेव पास आकर बोला, अगनपाल बेटा, कौन है वो? किसे मत छूने देना। इस बार अगनपाल की उंगलियां जमीन पर हल्की सी हिल गईं, जैसे वो मिट्टी पर कुछ लिखना चाहता हो, पर उसके हाथ में अब ताकत नहीं बची थी। उसके होंठ हल्के से खुले और उसने एक शब्द कहा, फसल। गांव वाले सन। उन्होंने सोचा शायद उसने गलत कहा, पर अगनपाल ने फिर कहा, इस बार थोड़ा स्पष्ट, फसल को कोई हाथ न लगाए। सुखदेव का चेहरा पीला पड़ गया। फसल? अगनपाल, फसल को क्यों न छुए? अगनपाल का चेहरा दर्द से तड़प उठा। वो अपने फटे हुए पैरों को जमीन में दबाने लगा, मानो मिट्टी ही उसकी औषधि हो। पर अब मिट्टी भी उसे राहत नहीं दे रही थी। खेतों की पत्तियां हल्की हल्की कांपने लगीं, जैसे वे भी अगनपाल की सांस सुन रही हों। रघुवर बेचैन हो गया। उसने मेड़ पर पड़े काले अजीब निशानों को देखा, लंबी उंगलियों वाले सरकते हुए पैरों के निशान। उसने चौंक कर कहा, ओहो, क्या उस चीज ने फसल में कुछ किया है? जवाब हवा में आया, एक कंपाती ठंड की लहर। अगनपाल की उंगलियां खेत की मिट्टी में धंस गईं। उसका पूरा शरीर कांप गया। उसने टूटी आवाज में कहा, मत तोड़ना, मत काटना। सुखदेव ने पूछा, क्या होगा अगर काट दिया? अगनपाल, बोल। अगनपाल की आंखें बेहोशी में आधी खुलीं। उनमें दर्द था, इतना दर्द जैसे कोई पुराना जख्म अचानक फट गया हो। उसने धीमे धीमे कहा, ये फसल अब सिर्फ फसल नहीं रही। गांव वाले सन। एक औरत डरते हुए बोली, तू क्या बक रहा है? फसल तो फसल ही होती है। अगनपाल ने गहरी सांस ली। उसकी छाती उठी और फिर गिर गई, और उसने कहा, इसका खून अब मेरे खून से मिला है। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। महिलाएं अपने मुंह पर हाथ रखकर पीछे हट गईं। बच्चे अपने पिता के पैरों के पीछे छुप गए। कुत्ते दूर जाकर कराहने लगे। रघुवर धीरे से बोला, ये किस तरह की बात? लेकिन सुखदेव समझ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने चिल्लाकर कहा, पिछली रात अगनपाल ने अपने पैरों से खेतों की मेड़ें बचाई थीं। उसके घावों से बहता खून मिट्टी ने सोख लिया था, और अब वो खून फसल में उतर गया है। गांव वाले एकदम पीछे हट गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि फसल की तरफ एक कदम बढ़ाए भी। अगनपाल ने फिर फुसफुसाया, कोई मत छूना, वो अभी जागी नहीं है।
लोग दहशत में थे। जागी नहीं है का क्या मतलब? फसल सोती भी है क्या? क्या ये कोई प्रेत है या कोई बीमारी या कुछ और भयानक? लेकिन अगनपाल के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि दर्द और जिम्मेदारी थी। उसने बहुत कठिनाई से अपनी गर्दन घुमाई, फसल की दिशा में देखा और बोला, जब वो जागेगी तब समझोगे क्यों मैं नंगे पांव चलता हूं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, सांसें हल्की होती गईं। शीर्ष पर उसने एक आखिरी आवाज निकाली, मैं अभी भी उसे रोक रहा हूं। और वो फिर बेहोश हो गया। मिट्टी उसके चारों ओर हवा की तरह कांप रही थी। गांव वाले समझ गए, अगनपाल ने रात में किसी अदृश्य भयंकर चीज से लड़ाई की है, और वो चीज अभी पूरी तरह गई नहीं, बल्कि फसल के भीतर छुप गई है। रघुवर ने कठोर स्वर में कहा, आज शाम होने से पहले हमें ये सच जानना ही होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, फसल का सच अब सिर्फ अगनपाल जानता था। और अगनपाल अभी मौत के दरवाजे पर खड़ा था। गांव अभी भी सदमे में था। अगनपाल बेहोश पड़ा था और उसके शब्द सबके दिमाग में गूंज रहे थे, फसल को कोई हाथ न लगाए, वो अभी जागी नहीं है। इन शब्दों में इतनी ठंड थी कि धूप में भी लोगों की उंगलियां कांप रही थीं। लेकिन अब एक नई समस्या आ चुकी थी। मेड़ पर पड़े काले निशान, जो किसी इंसान के नहीं थे। लंबी उंगलियां, अजीब मोड़, मिट्टी में गहरे धंसे गड्ढे, जैसे कोई भारी चीज खेतों में दौड़ी हो। गांव वाले डर में जगह जगह जमा होने लगे। हर चेहरा पीला था। सुखदेव ने कहा, हमें खेतों की ओर देखना ही होगा, पर कोई अकेला जाने को तैयार नहीं था। आखिर 5-6 जवान डंडे और कुदाल लेकर मेड़ की तरफ चले। उनके पीछे महिलाएं, औरतों के पीछे डर से कांपते बच्चे। आज पूरा गांव पहली बार अगनपाल की रात देख रहा था। मेड़ पर पहुंचते ही सबकी आंखें फैल गईं। अगनपाल के गिरने वाली जगह के पास एक लकीर थी, काली, लंबी और इतनी मुड़ी तुड़ी कि कोई समझ नहीं पा रहा था ये पैरों का निशान है या किसी रेंगने वाली चीज का। एक जवान कांपते हुए बोला, ये किसका निशान है? दूसरा बोला, इंसान का नहीं। तीसरे ने फुसफुसाकर कहा, जानवर का भी नहीं। रघुवर बोला, ये वही है जो रात में चीखा था। और तभी मेड़ के एक मोड़ पर किसी की नजर पड़ी। मिट्टी में खून के बड़े धब्बे थे, पर वो अगनपाल के नहीं लगते थे। खून काला था, गाढ़ा, जैसे जमकर फिर पिघला हो। सुखदेव ने झुककर देखा और डर में पीछे हट गया। ये खून गर्म है? सबके रोंगटे खड़े हो गए। सर्द सुबह में अगर कोई खून गर्म हो तो वो खून किसी इंसान का नहीं होता। सब जानते थे इसका मतलब क्या है। जिस चीज से अगनपाल लड़ रहा था वो जिंदा है और जख्मी भी हुई है। एक महिला रोते हुए बोली, अगर वो चीज घायल है तो वो फिर आएगी। एक बूढ़ा हिलते स्वर में बोला, और अगनपाल फिर अकेला होगा? किसी के मुंह से जवाब नहीं निकल सका। तभी बाड़े के पास खड़े ठाकुर ने कहा, हमें खेत काटने होंगे। भीड़ उबल पड़ी। एक बुजुर्ग चिल्लाया, अगर फसल काट दी, जबकि अगनपाल कह गया है हाथ मत लगाना। अगर उस चीज ने सारी मिट्टी में अपना डर फैला दिया तो? दूसरा बोला, और अगर फसल कट नहीं पाए तो गांव भूखा मरेगा। गांव 2 हिस्सों में बंटता जा रहा था। अगनपाल की बात किसे माननी चाहिए? फसल मत छूना या गांव को भूख से बचाना? लेकिन तभी एक और अजीब चीज दिखी। मेड़ पर एक पुराना फटा हुआ कागज पड़ा था। रघुवर ने उसे उठाया। कागज पर मिट्टी के दाग थे, लेकिन लिखावट साफ थी। लिखा था, यह खेत किसी और का था। भीड़ में खामोशी छा गई। कागज पुराना था, शायद 15-20 साल पुराना। पीछे की तरफ लिखा था, जिन्होंने इसे छीना था उन्हें मिट्टी ने छोड़ा नहीं। गांव वाले स्तब्ध।
सुखदेव ने कांपते हुए कहा, ये अगनपाल के परिवार की लिखावट लगती है। महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। एक बोली, लोग कहते थे न, उसके माँ बाप भूख से मरे थे, शायद ये उसी का सच है। दूसरी बोली, मिट्टी में जो डर है वो कोई रात की चीज नहीं, ये पुराना दर्द है। रघुवर ने कागज कसकर पकड़ा। तो क्या जो कल रात आया था वही चीज थी जिसने सालों पहले इन खेतों को बर्बाद किया था? किसी ने हां नहीं कहा, किसी ने नहीं भी नहीं। पर मिट्टी खुद बोल रही थी, उसकी दरारें कांप रही थीं। तभी अचानक एक पक्षी खेत के ऊपर से उड़ता हुआ आया और सरसों के पौधे पर बैठा। जैसे ही उसने अपनी चोंच मिट्टी में डाली, फसल की जड़ें हल्की सी कांप गईं। लोग चिल्ला उठे, अरे फसल हिली, ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ अंदर है। फसल में एक धीमा कंपन जैसा एहसास उठा, जैसे कोई अंदर सोई हुई चीज करवट ले रही हो। महिलाओं ने पीछे हटते हुए कहा, अगनपाल सही कह रहा था, ये अभी जागी नहीं है। सुखदेव ने छड़ी के सहारे कहा, अगर ये जाग गई तो क्या होगा? रघुवर ने दूर खेत की दिशा में देखा, जहां कल रात काली छाया गायब हुई थी, और बोला, जो भी अंदर है वही लौट कर आएगा। खेत की सरसों फिर हल्के से हिली, जैसे कोई अंदर से अपनी आंखें खोल रहा हो। और गांव वाले पहली बार समझ गए, अगनपाल मरने नहीं गया था, वो लौटकर आने वाले कुछ को रोकने गया था। पर सवाल अब भी वही था, वो चीज क्या थी और उसने फसल में क्या छोड़ दिया है? मेड़ पर पड़ा पुराना कागज अब गांव के बीचों बीच सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। लोग उसके चारों ओर ऐसे जमा थे जैसे वो किसी भूत की चिट्ठी हो, या जैसे उसमें लिखा हर शब्द गांव का आने वाला कल तय कर देगा। कागज किसी सरकारी दस्तावेज जैसा नहीं था। इसमें न तारीख थी न मुहर, बस मिट्टी से भरे कच्चे टूटे हुए अक्षरों में लिखा था, ये खेत किसी और का था। रघुवर ने अंगुली कागज पर फेरते हुए कहा, लिखावट किसी बड़े आदमी की नहीं है, ये तो किसी सामान्य किसान की लिखावट लगती है। सुखदेव धीरे से बोला, ये लिखावट मैंने पहले भी देखी है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सुखदेव ने थोड़ा रुककर कहा, ये अगनपाल के बाप की लिखावट है। भीड़ में एक लहर दौड़ गई। औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीछे हट गईं। बूढ़े खांसते खांसते रुक गए। एक आदमी बोला, अगनपाल के बाप की? पर वो तो सालों पहले भूख से। सुखदेव ने उसकी बात काटते हुए कहा, भूख से नहीं, जमीन छिन जाने से मरा था। उसकी आवाज गहरी थी, कड़वी, जैसे कोई पुराना जख्म आज दोबारा खुल गया हो। कागज के दूसरे कोने पर और भी शब्द लिखे थे। रघुवर ने पढ़ा, जिन्होंने इसे छीना था उन्हें मिट्टी ने छोड़ा नहीं। एक जवान चौंक कर बोला, छोड़ो नहीं? मतलब क्या है? एक बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, क्या मिट्टी भी किसी को सजा देती है? सुखदेव फट पड़े, हाँ, जब इंसान इंसान को सजा नहीं देता तो मिट्टी देती है। सबको ये सुनकर ठंडे पसीने आ गए। किसान मोहन सिंह बोले, सुखदेवा साफ साफ बोल, ये किसने छीना था? सुखदेव ने चारों ओर देखा। थोड़ी शर्म, थोड़ा दर्द और बहुत सारा डर उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। उसने धीमे से कहा, इन्हीं गांव वालों में से 4 आदमी थे जिन्होंने अगनपाल के माँ बाप को भूख में मजबूर किया और उनकी जमीन अपने नाम करा ली। एक सन्नाटा हथौड़े की तरह सबके दिल पर गिरा। एक जवान ने पूछा, कौन थे वो 4? सुखदेव ने जवाब नहीं दिया। कागज को पलट दिया। पीछे का हिस्सा और भी डरावना था। रघुवर ने पढ़ा, जिस दिन फसल उठी उसी दिन मौत भी उठी। लोगों की रूह कांप गई। सब डरकर एक दूसरे को देखने लगे। मौत? कैसी मौत? सुखदेव ने भारी आवाज में कहा, अगनपाल के माँ बाप दोनों उसी साल मरे थे जिस साल ये जमीन उनसे ली गई थी। मौत कैसे हुई? सुखदेव बोला, खेतों में ठंड से। न मिट्टी ने उन्हें बचाया न गांव ने। औरतों में रोना शुरू हो गया। एक ने कहा, तो ये ठंड जो आज रात हुई थी, क्या वही ठंड है जिसने अगनपाल के परिवार को मारा? सुखदेव ने सिर हिलाया। हां, यही ठंड, यही सर्द हवा, यही मिट्टी का कंपन। इस ठंड में किसी इंसान की मौत नहीं हुई, एक परिवार की आत्मा टूटी है। कागज के आखिरी कोने में एक बहुत हल्का सा शब्द लिखा था, वो लौटेगा।
लिखावट इतनी कमजोर थी जैसे किसी मरते हुए आदमी ने अंतिम बार अपनी उंगलियों से मिट्टी को छूकर लिखा हो। गांव वाले चिल्ला पड़े, ये कौन लौटेगा? एक औरत ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ा। क्या वो चीज जो खेतों में दौड़ रही थी? एक बुजुर्ग बोला, क्या वो अगनपाल का बाप है? एक युवक कांप गया, या फिर कोई और जिसे मिट्टी ने छोड़ा नहीं? सुखदेव ने दस्तावेज को हाथ में लेते हुए कहा, जो भी उस रात आया था उसका इन खेतों से खून का रिश्ता है। भीड़ चुप हो गई। हर आदमी के मन में एक ही डर घूम रहा था, अगर ये खेत अगनपाल के परिवार की याद रखते हैं तो उस काली छाया का यहां लौटने का कारण बहुत गहरा है। एक आदमी ने फसल की ओर देखते हुए कहा, अगर फसल में अब उसका खून है तो क्या वो फसल के अंदर से उठेगा? फसल की पत्तियां बहुत हल्की हवा में भी कांप उठीं, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें छुआ हो। और अचानक फसल की एक पत्ती पर लाल बूंद गिरी, ओस नहीं, खून। लोगों के मुंह से चीख निकल गई। रघुवर ने दस्तावेज हाथ में टाइटली पकड़ते हुए कहा, अगनपाल सही बोल गया था। ये फसल सिर्फ फसल नहीं रही। गांव वालों ने गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। कागज के शब्द अब हवा में गूंज रहे थे। वो लौटेगा, और सब जानते थे वो अब बहुत करीब है। सुबह होते होते गांव ठंड से नहीं, सच से कांप रहा था। पुराने कागज की लिखावट गांव वालों की रगों में पिघले जहर की तरह उतर चुकी थी। जिन्होंने इसे छीना था, उन्हें मिट्टी ने छोड़ा नहीं। सुखदेव की आवाज सबके सिरों पर हथौड़े की तरह गिरी थी। अगनपाल के माँ बाप भूख से नहीं, जमीन छिनने से मरे थे। अब एक एक इंसान फसल की तरफ देखने से भी डर रहा था, पर डर का असली चेहरा अभी सामने नहीं आया था। गांव के चौपाल में सब जमा हो गए थे। पुरुषों की आंखें लाल थीं, औरतें अपने सिर ढककर बैठी थीं। सुखदेव सबसे आगे खड़ा था। वह कांपते हुए बोला, अब मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा। सबने सांस रोक ली। 20 साल पहले अगनपाल का परिवार इसी खेत पर रहता था। हालत से परेशान जरूर थे, पर उनके पास ये जमीन थी, उनकी दाल रोटी थी, उनकी उम्मीद थी। वो रुक गया, गले में कुछ अटक गया था। फिर उसने आगे कहा, उस साल फसल खराब हुई, बारिश नहीं हुई और ठंड अचानक पड़ गई। अगनपाल का बाप खेत में डटा रहा। वो कहता था, जब तक मिट्टी गर्म है फसल जिंदा है। कुछ लोग रोने लगे, पर गांव के 4 आदमी उसका गला भारी हो गया। किसी ने पूछा, 4 कौन? सुखदेव ने आंखें बंद कर लीं। नामी, ठाकुर, बिरजू और पवार। पूरा गांव एक सन्नाटे में डूब गया। ये चारों आदमी गांव के सबसे ताकतवर घरों के मालिक थे। सुखदेव ने आगे कहा, इन चारों ने अगनपाल के बाप को धमकाकर जमीन अपने नाम लिखवा ली। वह रोया, गिड़गिड़ाया, पर उसके पास खाने को कुछ नहीं था। लड़ने की ताकत नहीं थी। एक बूढ़ी महिला फूट फूट कर रोने लगी। उस रात ठंड तेज हुई, इतनी तेज कि खेतों की सांस बंद हो गई। अगनपाल के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर झोपड़ी में सिमट गए। एक आदमी ने पूछा, और अगनपाल? सुखदेव ने धीरे से कहा, वो छोटा था। उसका बाप रात में उसे अपने पैरों के बीच रखकर गर्मी दे रहा था। यह सुनते ही महिलाओं ने मुंह ढक लिया। सुखदेव बोला, उस रात अगनपाल के माँ बाप ठंड से मर गए। रघुवर फुसफुसाया, और अगनपाल? वह सुबह बच गया, अपने बाप के सीने की गर्मी में। सबकी आंखों में आंसू थे। सुखदेव बोला, उस दिन से अगनपाल नंगे पांव चलता है, क्योंकि उसके बाप ने उसे अपने पैरों से गर्मी दी थी। रघुवर की आंखें खुली रह गईं। और तभी एक और बड़ा सच सामने आया। सुखदेव बोला, जब उस रात उसके माँ बाप मरे तो खेत में मिट्टी की रंगत बदल गई थी। लोग कहते थे खेत को भूख लगी है। भूख? एक आदमी चीखा, मिट्टी को भूख कैसे लगती है? सुखदेव का चेहरा पत्थर बन गया, क्योंकि उस रात मिट्टी ने अगनपाल के माँ बाप की अंतिम गर्मी सोख ली थी। सबकी सांसें अटक गईं। एक युवक बोला, तो ये ठंड, फसल, अगनपाल का खून। सुखदेव ने भर्राई आवाज में कहा, ये भूख का श्राप है। गांव में फुसफुसाहट फैल गई, मानो हवा ने भी ये बात सुन ली हो। तभी खेत की दिशा से एक बहुत हल्का कंपन आया, जैसे कोई मिट्टी के अंदर से सांस ले रहा हो। गांव वाले चौपाल से बाहर भागे। फसल खड़ी थी, पीली, शांत, पर उसकी पत्तियां हल्की हल्की हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। एक औरत कांपते हुए बोली, ये हवा नहीं है। एक बच्ची डरकर बोली, अम्मा, ये फसल ऐसे क्यों हिल रही है? फसल का कंपन धीरे धीरे तेज होने लगा, जैसे कोई अंदर छुपी चीज जागने की कोशिश कर रही हो। रघुवर चिल्लाया, सभी पीछे हटो। और फिर फसल की जड़ से एक काली, पतली, ठंडी बूंद धीरे धीरे बाहर निकलकर मिट्टी पर गिरी। न खून, न ओस, कुछ और।
सुखदेव ने हांफते हुए कहा, ये वही चीज है जो उस रात इन खेतों में आई थी। एक बुजुर्ग ने कहा, फसल में उसकी भूख है। लोगों की रूह कांप गई। फसल का कंपन इतना बढ़ गया कि सरसों की पूरी कतार एक साथ झुक गई, जैसे कोई अंदर से उठ रहा हो। और उसी क्षण सबके कानों में एक बहुत हल्की, बहुत धीमी फुसफुसाहट पहुंची। भूख अभी खत्म नहीं हुई। गांव वाले भागने लगे। सुखदेव कांपते हुए बोला, अगनपाल सही था, जो आया था वो अभी गया नहीं। उसका भूख का श्राप फसल में जाग रहा है। और अब सब जानते थे, जब ये भूख जागेगी तो गांव को बचाना अगनपाल के बस की भी बात नहीं होगा। सुबह की ठंडी धूप खेतों पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी घायल शरीर पर गर्म कपड़ा रखा जाए। पर धूप जितनी भी छूले, फसल का कंपन रुक नहीं रहा था। गांव वाले चौपाल से भागकर अब खेतों के सामने खड़े थे। औरों की सांसें तेज थीं, बच्चों के हाथों में डर की पसीना, औरतें बच्चों को पीछे छुपाए खड़ी। फसल हिल रही थी, धीरे धीरे, गहरी, किसी सांस की तरह। कंपन हवा से नहीं था, यह किसी भीतर की हरकत थी। सुखदेव बोला, यह वही कंपन है जो 20 साल पहले अगनपाल के माँ बाप की मौत की रात हुआ था। लोग फिर कांप गए। रघुवर ने आगे बढ़कर एक सरसों की पत्ती को बस उंगली से छूने की कोशिश ही की, पर जैसे ही उसकी उंगली उस पत्ती के पास पहुंची, पत्ती ने तेज झटका लिया, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। रघुवर घबराकर पीछे कूद गया और 2 और पत्तियां हल्के हल्के कांपने लगीं। सुखदेव चिल्लाया, मैंने कहा था ना, फसल को मत छूना। और तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, ये कोई रोग होगा, कोई बीमारी। उसकी बात पर एक बूढ़ा फट पड़ा, बीमारी पत्तों को अंदर से कौन हिलाता है? कौन मिट्टी में काले निशान छोड़ता है? कौन गर्म खून बहा सकता है? सबकी आंखें डर से फैली थीं। लोगों को अब एहसास हो रहा था, जो कुछ भी खेतों में है वो प्राकृतिक नहीं। इसी बीच झोपड़ी में अगनपाल अब भी बेहोश पड़ा था, पर उसका शरीर समय समय पर ऐसे कांप जाता जैसे वो सुने बिना भी खेतों की हर हरकत महसूस कर रहा हो। उसके पैरों के जख्म नीले हो चुके थे, पर मिट्टी जिससे वो राहत लेता था अब पहली बार उसे राहत नहीं दे रही थी। वो बेहोशी में बार बार फुसफुसाता, ना छूना, ना छूना, जैसे उसकी आत्मा मिट्टी के किसी पुराने दर्द से लड़ रही हो। खेत की ओर गांव की भीड़ बढ़ती जा रही थी। दूर दूर से लोग आ रहे थे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ भय से, कुछ अपराध बोध से। फसल की जड़ें अब थोड़ी उठी हुई दिखने लगीं, जैसे नीचे कुछ धीमे धीमे हिल रहा हो, धीरे धीरे सांस ले रहा हो। भूख का श्राप, एक महिला बुदबुदाई, क्या ये सच है? क्या खेत जीवित हो गया है? एक औरत फूट पड़ी, शायद ये अगनपाल के माँ बाप की आत्मा हो। एक किसान बोला, या फिर वो ठंड जिसने उन्हें मारा था। तभी गाड़ी वाला रामसरन बोला, हमने अगनपाल को पागल समझा, उसकी नंगे पांव चलने की आदत का मजाक उड़ाया, लेकिन वो पागल नहीं था। सुखदेव ने सिर हिलाया, वह इस मिट्टी को भाषा की तरह समझता था। हम सबने एक किसान के ज्ञान को पागलपन समझ लिया। भीड़ चुप हो गई। तभी अचानक फसल की सबसे लंबी कतार एक साथ झुक गई, ऐसी चाल से जैसे कोई बड़ा साया अंदर से लहर बनकर गुजर गया हो, और उसके पीछे मिट्टी फटकर हल्की सी दरार बन गई। सबकी सांसें रुक गईं। दरार के अंदर काली नमी भरी थी, एक ऐसी नमी जो पानी की नहीं लग रही थी। किसी ने धीरे से कहा, ये खून जैसा लगता है। दूसरा बोला, ये तो ठंडा है, ठंड में काला पड़ा हुआ। रघुवर ने धीरे धीरे झुककर देखा, और उसने देखा दरार की गहराई में 2 सफेद चमकती चीजें थीं, आंखें। वो उछलकर पीछे गिर गया। अंदर कोई है, कोई जाग रहा है। भीड़ एक साथ पीछे हटने लगी, और तभी दरार में मौजूद आंखों ने हल्का सा कंपन लिया, जैसे किसी ने पलक झपकाई हो। सुखदेव चिल्लाया, पीछे हटो, ये मिट्टी का श्राप है। जो अगनपाल के बाप के साथ हुआ था, अब वो वापस आ रहा है। लोगों में चीखें गूंज उठी। कुछ भागे, कुछ घुटनों के बल गिर पड़े, कुछ रोने लगे। एक किसान रोते हुए बोला, हमने गलत किया था, उसकी जमीन छीनी थी, शायद अब वही कष्ट हमें भुगतना पड़ेगा। भूख, ठंड और मिट्टी का ये दर्द अब खेत की जड़ों में जाग रहा था। फसल फिर हिलने लगी, इस बार और तेज और भारी, जैसे कोई धरती के अंदर से उठकर ऊपर आना चाहता हो। और उसी समय गांव की दिशा से अचानक एक आवाज आई, कोई भी खेत की तरफ मत जाओ। सब मुड़कर देखने लगे। दरवाजे पर कोई खड़ा था, कांपता हुआ, टूटी सांसों के सहारे। अगनपाल। वो झोपड़ी की दीवार पकड़कर सबकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द भी था और आग भी। उसने कहा, तुम सब सुन लो,
जो अंदर है वो मेरा नहीं, तुम्हारा बनाया हुआ है। गांव सन। अगनपाल ने फसल की तरफ इशारा किया। ये मिट्टी मेरे माँ बाप की आखिरी गर्मी से जिंदा है, और ये तुम्हारे लालच के ठंडे खून से भरी है। उसकी आवाज टूटी, लेकिन हर शब्द ठंडी हवा की तरह चुभा। मैं पागल नहीं था, तुम लोग अंधे थे। और मिट्टी के अंदर की आंखें धीरे धीरे दूसरी बार झपकीं, जैसे कह रही हूं, अब मैं जाग चुकी हूं। शाम ढल रही थी। आसमान में सूरज की आखिरी लाल किरणें सरसों के खेत पर गिर रही थीं, पर आज उनकी गर्मी किसी भी फसल तक पहुंच नहीं पा रही थी। खेत अब एक सामान्य खेत नहीं लग रहा था। हवा रुक चुकी थी। पत्तियों की हल्की कंपकंपी अब तेज हो गई थी, और दरारों में झिलमिलाती सफेद आंखें धीरे धीरे फैलती जा रही थीं, जैसे मिट्टी में कई आंखें छिपी हों। गांव वालों की रूह कांप गई। एक औरत सुबकते हुए बोली, ये भूख नहीं, ये बदला है। एक बूढ़ा कांपते हुए बोला, ये उस ठंड की वापसी है जो 20 साल पहले मारी थी और जिसे हम सबने नजरअंदाज किया। सुखदेव ने दांत भींचकर कहा, आज की रात खेत कुछ लेने आया है। गांव का डर अब सीधे खेत की मेड़ों पर खड़ा था। अगनपाल धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ खेत की ओर आ रहा था। उसके पांव फटे हुए कपड़ों से बंधे थे, पर खून की धार फिर भी मिट्टी पर गिर रही थी। हर कदम उसकी पूरी ताकत खा रहा था। उसकी सांसें टूटी हुई, कमर झुकी हुई, पर आंखें अब भी उसी मिट्टी के लिए जल रही थीं जिसने उसके माँ बाप को मारा था और उसे बड़ा किया था। रघुवर दौड़कर उसके पास गया। अगनपाल, तू चल भी नहीं पा रहा, वापस चल, हम देख लेंगे। अगनपाल ने उसे दूर धकेल दिया। तू नहीं समझेगा, ये खेत मेरी सांस से भी जुड़ा है। रघुवर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन तू अकेला क्यों? अगनपाल ने पहली बार रघुवर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्योंकि ये ठंड जिससे मैं लड़ रहा हूं वो मेरी रगों में भी है। रघुवर का दिल बैठ गया। क्या मतलब? अगनपाल ने धीरे से कहा, मेरे माँ बाप जब ठंड से मरे थे, उस रात में जिंदा बचा उन्हीं की आखिरी गर्मी से। उसने फसल की तरफ इशारा किया, और मिट्टी ने उन्हीं की आखिरी सांस अपने अंदर रख ली। अब वो आज जाग रही है। वो भूख जो मेरे माँ बाप की मरती हुई आंखों में थी, वही अब खेत में है। गांव वाले दहशत में पीछे हटते चले गए। दूर फसल की जड़ों से एक लंबी करकरी सी आवाज उठी, जैसे कोई जमे हुए बर्फ को तोड़ रहा हो। और फिर फसल की एक कतार धीरे धीरे दाईं ओर झुकने लगी, जैसे उसके नीचे कुछ रेंग रहा हो। बच्चे रोने लगे, औरतों ने अपने सिर ढक लिए। एक बुजुर्ग बोला, वो चीज अब खेत की जड़ों से बाहर आने की कोशिश कर रही है। सुखदेव ने जमीन पर हाथ रखा। हाँ, इस मिट्टी में जो मौजूद है वो सिर्फ दर्द नहीं, वो जीवित दर्द है। अचानक पूरे खेत से एक ठंडी हवा का भारी झटका उठा, इतना भारी कि सरसों की पत्तियां एक साथ झुककर फिर खड़ी हो गईं। उस हवा में एक गंध थी, जली हुई लकड़ी की नहीं, कुछ और, जैसे किसी ने सांस लेने की कोशिश की हो और हवा बर्फ बन गई हो। और फिर खेत के बीचों बीच सबसे बड़ी दरार फट गई। दरार से काले धुएं जैसा ठंडा कुहासा निकला। सबकी रीढ़ में सिहरन उतर गई। कुहासे में एक आकृति बनने लगी, धीमी, धुंधली, पर इंसानी आकार लिए हुए। गांव वालों की चीखें निकल गईं। अगनपाल, ये क्या है? अगनपाल धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़ा, जैसे वह उसे पहचानता हो, जैसे वो उसका कोई अपना हो। उसने टूटती आवाज में कहा, मैं जानता था तू वापस आएगा। आकृति और उभर गई। अब वो एक आदमी की सिलहूट लग रही थी, लंबी, दुख से झुकी हुई और ठंड से जमी हुई। गांव वाले डर से पीछे भाग गए। कुछ जमीन पर गिर पड़े, कुछ फसलों को देखकर कुछ बुदबुदाने लगे। ये वही है जो उस रात मर गया था। लेकिन सुखदेव आकृति को देखते ही थरथरा उठा। उसने सुबकते हुए कहा, ये अगनपाल का बाप है। गांव वालों ने सांस रोक ली। अगनपाल के पांव धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़े। उसके चेहरे पर दर्द और प्यार दोनों मिलकर एक सूरत बन गए थे। वो बोला, तुम्हें कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि जिस मिट्टी से तुम्हें प्यार था उसी मिट्टी ने तुम्हें मार दिया। आकृति धीमे धीमे आगे बढ़ी। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थीं, सफेद, ठंडी और भूख से भरी। अगनपाल ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, आज ठंड सबसे ज्यादा है क्योंकि तुम सबसे करीब हो बाबा। गांव सन। और तभी आकृति ने पहली बार आवाज निकाली, एक हल्की घुटी हुई कराह। भूख। अगनपाल ने सिर हिलाया। आज मैं तुम्हें फिर अकेले नहीं मरने दूंगा। और वो नंगे पांव सरसों की सबसे गहरी दरार में उतरने लगा। गांव ने देखा, उसकी पगडंडी खून नहीं, भाप बनाती ठंड से भर रही थी।
खेत के बीचों बीच दरार से उठती सफेद आंखों वाली आकृति अब पूरी तरह उभर चुकी थी। वो कोई धुंधला साया नहीं रही, बल्कि एक अधूरी जमी हुई आत्मा थी। उसकी निगाहों में भूख, दर्द और 20 साल का अधूरा सवाल था। गांव वाले कुछ दूर खड़े डर से पत्थर बने हुए थे। अगनपाल अकेला उस दरार के बिल्कुल सामने खड़ा था। ठंड उसके पैरों को काट रही थी, घावों से बहता खून मिट्टी में जम रहा था, लेकिन वो डटा हुआ था उस मिट्टी के लिए जिसने उसके माँ बाप की आखिरी गर्मी अपने अंदर ले ली थी। अकस्मात दरार में मौजूद आकृति हिलने लगी। उसकी चाल धीमी पर निश्चित थी, जैसे कोई भारी बोझ धरती के नीचे से ऊपर खिसक रहा हो। आकृति ने अपना लंबा काला हाथ उठाया, जैसे हवा को पकड़कर ठंड को और तेज कर देना चाहती हो। गांव वालों का चिल्लाना शुरू हो गया, अगनपाल, वापस आ, वो इंसान नहीं है, मत जा उसके करीब। पर अगनपाल जैसे इस डर से अछूता था, जैसे वह इस ठंड को पहले ही जी चुका हो। वो धीरे से बोला, बाबा, आज मुझे पहचानोगे? आकृति की सफेद आंखें अगनपाल के चेहरे पर टिक गईं। उसके आसपास की हवा और ठंडी हो गई। खेत की सरसों ठंड से झुकने लगी। आकृति ने टूटी हुई आवाज में कहा, अगन। गांव वालों की सांसें थम गईं। आकृति बोल सकती थी। सुखदेव थरथराते हुए बोला, हे भगवान, सच में ये अगनपाल का बाप है। अगनपाल धीमे कदमों से आगे बढ़ा, हर कदम मिट्टी से एक कराह निकलवाता। उसने कहा, बाबा, 20 साल पहले तुमने अपनी आखिरी गर्मी मुझे दी थी। आंसू उसकी आंखों से गिरकर मिट्टी में जम रहे थे, और उस मिट्टी ने तुम्हारी आखिरी जान अपने अंदर सोख ली थी। आकृति के शरीर पर हल्की हल्की दरारें चमकने लगीं, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से उभर आया हो। अगनपाल बोला, तुम ठंड से नहीं मरे थे बाबा, तुम भूख से नहीं मरे थे, तुम इनजस्टिस से मरे थे। ये सुनते ही आकृति ने अपना दूसरा हाथ उठाया और हवा में एक काली लहर चल गई। सरसों की पूरी कतारें एक साथ झुक गईं। गांव वाले पीछे गिर पड़े। ठंड अब सामान्य ठंड नहीं थी, ये वो ठंड थी जिसने एक परिवार को निगल लिया था। लेकिन अगनपाल अभी भी वहीं खड़ा था। वह घुटनों पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, अगर तुम भूखे हो तो मैं हूं। अगर ठंड ने तुम्हें पूरा कर दिया है तो मैं यहां हूं। अगर तुम बदला लेने आए हो तो पहले मेरा नाम काटना। उसकी आवाज टूट गई। पर इस गांव को मत छूना। ये डर में जीता रहा है लेकिन दोषी नहीं। गांव वाले ये सुनकर स्तब्ध रह गए। अगनपाल अपने मर चुके पिता के सामने अपने आप को बलिदान की तरह रख रहा था। सुखदेव रोते हुए चिल्लाया, अगनपाल, ये पाप हमारा था, तेरा नहीं। लेकिन अगनपाल ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कर दिया। बाबा के दिल में जिस दिन कड़वाहट बैठी थी वो इस गांव की वजह से थी। अगर मैं अब पीछे हट गया तो ये ठंड फिर उठेगी। आकृति अगनपाल के बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखें अब सफेद नहीं, हल्की लाल हो चुकी थीं, जैसे दर्द क्रोध में बदलने लगा हो। अगनपाल ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें गर्मी चाहिए थी बाबा, तुम्हें अपनापन चाहिए था, तुम्हें इंसाफ चाहिए था। लो, आज मैं दे रहा हूं। उसने अपना हाथ आकृति की ठंडी छाया में रखा। गांव वाले चीख उठे, नहीं। उसके हाथ पर तुरंत बर्फ जम गई, त्वचा नीली पड़ गई, पर वो पीछे नहीं हटा। अगनपाल फुसफुसाया, ठंड ले लो, पर दर्द छोड़ दो। आकृति अचानक कांपने लगी। उसका पूरा शरीर हल्की रोशनी से चमकने लगा, जैसे कोई पुराने समय का दृश्य फिर से खुल रहा हो। उसकी आंखों में पहली बार दर्द के बजाय नरमी दिखी। आकृति ने अपना हाथ अगनपाल के सिर पर रखा। ठंड इतनी तीखी थी कि भाप उठने लगी, लेकिन अगनपाल उस हाथ के नीचे शांत हो गया, मानो किसी बच्चे को लंबे समय बाद अपने पिता की हथेली मिली हो। गांव की हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, अगन, तू मेरा बेटा है। अगनपाल की आंखें भर आईं। आकृति ने कहा, अब मेरी भूख पूरी है। और अचानक वो आकृति हवा में घुलने लगी, जैसे धूप बर्फ को पी ले। फसल का कंपन रुक गया, मिट्टी शांत हो गई, हवा गर्म हो गई। सुखदेव ने रोते हुए कहा, ठंड चली गई। रघुवर ने जमीन पर हाथ रखा, मिट्टी अब हिल नहीं रही। गांव वाले धीरे धीरे खड़े होने लगे, डरे हुए पर राहत की सांस लेते हुए। पर अगनपाल, वो वहीं मेड़ पर घुटनों के बल बैठा रहा। उसके हाथ पर अभी भी ठंड का सफेद निशान था। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, बाबा, मैंने तुम्हारी लड़ाई पूरी कर दी। और पहली बार 20 साल में खेत ने अगनपाल के पांवों से खून नहीं पिया, बल्कि उसे गर्मी दी। आकृति के हवा में घुलते ही खेत की ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। सर्द बयार, जो अब तक किसी अदृश्य भूख की तरह हर पत्ते में कांप रही थी, अब शांत हो चुकी थी।
सरसों की पत्तियां एक एक करके सीधी खड़ी होने लगीं, जैसे किसी लंबी बीमारी से उबरकर फिर से सांस ले रही हों। धरती की दरारें अपने आप भरने लगीं, मिट्टी की सफेद आंखें गुल हो गईं, और खेत कई सालों बाद पहली बार पूरी तरह जीवित दिख रहा था। गांव वाले धीरे धीरे डरते कदमों से मेड़ की ओर आए। सबकी निगाहें अगनपाल पर टिकी थीं। वो अभी भी वहीं घुटनों के बल बैठा था, सिर झुका हुआ। हथेली पर जमी ठंड अब धीरे धीरे धूप में पिघलती जा रही थी। रघुवर उसके पास भागकर आया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगनपाल, खोल आंखें। खतरा खत्म हो गया। अगनपाल ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उन आंखों में थकान नहीं, एक गहरी गर्म रोशनी थी, जैसे किसी अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना अब लिख दिया गया हो। सुखदेव, जो खुद पांवों पर खड़े होने में मुश्किल महसूस कर रहा था, धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखें गीली थीं। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे बाप का दर्द तूने मिट्टी से उठा लिया। हम सबका अपराध तूने अकेले भुगता। हमारी समझ की कमी ने तेरे परिवार को मार दिया था। उनकी आवाज टूट गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। माफ कर दे हमें अगनपाल। गांव के बाकी लोगों ने भी एक साथ हाथ जोड़ दिए। आंखों से माफी, दिल से शर्म और सांसों से डर निकल रहा था। अगनपाल ने धीमी आवाज में कहा, मेरे बाबा ने कहा था, मिट्टी माफ भी करती है और सजा भी देती है। वह खड़ा हुआ, अभी भी लड़खड़ा रहा था। आज उसने माफ कर दिया है। गांव वालों ने पहली बार सुकून की सांस ली, जैसे किसी बड़े तूफान के बाद सूखी धरती पर पहली धूप पड़ी हो। अगनपाल धीरे धीरे फसल की ओर गया। सरसों की पत्तियां उसकी ओर झुकीं, जैसे वे उसे पहचानती हों, जैसे वे उसका आशीर्वाद ले रही हों। वह झुककर मिट्टी को छूता है। मिट्टी गर्म है। जिस मिट्टी ने सालों तक उसके पैरों से खून पिया था, वही मिट्टी आज उसे गर्मी दे रही थी। जैसे मिट्टी कह रही हो, तू अकेला नहीं रहा। अगनपाल ने आंखें बंद की। उसने बेहद हल्की आवाज में कहा, बाबा, तेरी ठंड मैंने आज खत्म कर दी। और हवा में एक हल्की गर्माहट उठी, जैसे किसी अदृश्य आत्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया हो। उस शाम पूरे गांव के लोग अगनपाल के घर आए। वो छोटी सी झोपड़ी जहां वो अकेला रहता था, अब खाली पड़ने वाली थी। गांव वालों ने बिना बोले उसकी झोपड़ी को बनाया, उसकी दीवारें सुधारी, छत को नई मिट्टी से लेपा, और पहली बार गांव ने उसकी झोपड़ी के बाहर दिया जलाया, जैसे किसी संत के लिए प्रकाश जलाया जाता है। रघुवर ने कहा, अगनपाल, कभी कुछ मांगना हो तो बस बोल देना। अगनपाल ने हल्की हंसी हंसी, जो दर्द से भरी भी थी और शांति से भी। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि तुम सब अपनी अपनी मिट्टी को पहचानो। गांव वाले सिर हिलाते रहे, शर्म से भी, प्यार से भी। रात होने लगी। ठंड अब भी थी, पर यह डर की ठंड नहीं, सर्द मौसम की साधारण ठंड थी। गांव वासियों ने अगनपाल के घर के बाहर एक चूल्हा जलाया। अगनपाल आग के पास बैठा रहा। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी, गहरी, सालों से ना आई हुई। और तभी चूल्हे की आग अचानक से कांपी, जैसे कोई हवा आई हो। पर हवा नहीं चली। फिर भी घास के पास एक हल्की सी छाया उभरी, झट से आई, झट से गई। अगनपाल ने उसे देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने धीमे से कहा, बाबा, तू अब आराम कर। और छाया फिर से गायब हो गई, जैसे किसी को आखिरी बार आशीर्वाद देकर लौट गई हो। अगली सुबह गांव वालों ने एक अजीब चीज देखी। अगनपाल के द्वार पर एक छोटा चिकना, हल्का सा गर्म पत्थर रखा था। सूरज की पहली किरण ठीक उसी पर गिर रही थी। रघुवर ने उसे छुआ। ये तो गर्म है कैसे? सुखदेव ने आंसू भरकर कहा, ये अगनपाल की रखवाली का आशीर्वाद है। और जब गांव वाले अपने अपने घर लौटे, उन्होंने एक और चीज देखी। हर घर के दरवाजे पर एक एक लकड़ी का टुकड़ा रखा था, वैसा ही जैसा अगनपाल जंगल से लाकर ठंड में दूसरों के दरवाजों पर रख दिया करता था। गांव समझ गया, नंगे पांव पहरेदार कभी गया नहीं। वो अब हर घर की मिट्टी में बस चुका है। और उस दिन से गांव में किसी को अकेले ठंड नहीं लगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ये सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं, तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है, और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल कम होता है। और जब मेरी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।